Hello dear students, this is Avinash Kishore, your avian sir is present again with a new chapter magnetism. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म में हम ये देखेंगे कि करंट, मैग्नेटिज्म, चार्जेस, इन सब का क्या रिलेशन है. ठीक है. मैग्नेटिज्म से क्या समझ में आता है हमें? मैग्नेटिज्म से एक छोटा सा कंसेप्ट डेवलप होता है दिमाग में, वो मैग्नेट जो हम बचपन में खेला करते थे जिससे आयरन पार्टिकल स्टिक हो जाते थे. ठीक है वो बात. लेकिन एक छोटा सा मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें चार्ज चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें मैग्नेट ही केवल चाहिए. बट ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि पहले जब स्टडी शुरू हुई तो हमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स ऐसा लोगों को लगता था कि ये दो अलग ब्रांचेज हैं. बट जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, टाइम आगे बढ़ा, तो इनका यूनिफिकेशन हो गया. मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही ब्रांच ऑफ फिजिक्स में आता है ये. ठीक है. तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स थैंक्स टू बायोस सवार्ट, टेस्ला, मैक्सवेल, इन सब के एक्सपेरिमेंट हुए, फैराडे, इन सब ने काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल रहा, जिनके कारण उनका यूनिफिकेशन हुआ. तो समझते हैं मैग्नेटिज्म क्या है. ठीक है. तो इस पॉइंट को ज़रा देखो. साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सपेरिमेंट करने के समय उनको क्या क्या बातें पता चली, पहले वो समझते हैं, फिर उसको मैथमेटिकली उस चीज़ को एनालाइज करेंगे. ठीक है. तो देखो, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट्स फॉर श्योर. इलेक्ट्रिक फील्ड ये एग्जिस्ट करेगा, और आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा इसको. ठीक है. इफ देर इज चार्ज देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इनहेरेंट है मतलब वो होना ही है. अब अगर चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इफ चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन तो क्या क्या हो सकता है? तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूं यहाँ पे. तो चार्ज है तो अगेन ई फील्ड. ठीक है. इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई फील्ड लिख दे रहा हूं, क्योंकि चार्ज है तो ई फील्ड होना ही है. बट साथ ही साथ एक और फील्ड उनको ऑब्जर्व हुआ, और वो है मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन चार्ज इज इन मोशन देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. अब यूनिफॉर्म मोशन ना होके एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रही थी. तो देखो, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मूवमेंट में है, मोशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें रेडिएशन भी ऑब्जर्व हुआ, रेडिएशन भी आ गया उसमें. ठीक है. अब यही एक रीजन था जिसके कारण रदरफोर्ड का मॉडल वायलेट हो गया था. मॉडर्न में भी आपने पढ़ा ये चीज कि एक्सेलरेटेड चार्ज के कारण रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, और ये जो रेडिएशन है इसी के कारण एनर्जी इवॉल्व होती है. तो ये पॉइंट है कि एक्सेलरेटेड चार्जेस के कारण रेडिएशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है. तो ये 3 पॉइंट ऑब्जर्व हुआ साइंटिस्ट से. अब इनके ऑब्जर्वेशन को उसने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया. देखते हैं क्या है. ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन मोशन, और ये जो मोशन है ये अगेन यूनिफॉर्म मोशन वाली ही बात है. ठीक है. अभी मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूं. यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन. क्या है देखो, अगर एक चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर, तो अगर इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, इस पॉइंट पर, तो मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन से निकाला जा सकता है, और वो है μ0/4π इंटू क्यू v क्रॉस r डिवाइडेड बाई r3. ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से आया. ठीक है. अब इससे हम आगे बढ़ेंगे. इस एक्सप्रेशन को देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. सबसे पहले r, ये r क्या है? r है पोजीशन वेक्टर. किसका? जहां आपको मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करना है. किसके कारण? जो चार्ज मूव कर रहा है. ठीक है. v क्या है? इसकी वेलोसिटी. लेकिन ये टर्म एक नया टर्म दिखाई दे रहा है, देखो ये एक्सप्रेशन में. तो ये क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस.
इसमें है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। मैंने जनरल यूनिट ले लिया हेनरी पर मीटर। वैसे आप इसमें डायमेंशन एनालिसिस से या यूनिट वाइज निकाल सकते हो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सारी चीज़ें निकाल दोगे। लेकिन इस b की यूनिट क्या होगी, ये यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, ऐसा यूनिट इज टेस्ला, ठीक है। और टेस्ला की हाँ मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल जेईई मेन में इनके बीच में रिलेशन पे आ गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सीजीएस यूनिट इसका होता है गॉस, गॉस इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनके बीच का रिलेशन में ही क्वेश्चन था, इनके रिलेशन में ही क्वेश्चन आया हुआ था जेईई मेन में। तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁴ गॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये है एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है देखते जाओ एक एक करके। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे देखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is given by v क्रॉस r, ठीक है। तो v वेक्टर इधर है, ये v वेक्टर है इधर, इसको क्रॉस कर दो r से, तो किधर आ रहा है इनटू द प्लेन। तो वो क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है डायरेक्शन कैसे देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर को जिससे आप क्रॉस कर रहे हैं उसके डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल कर दो, थंब जिधर आएगा दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू इज मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकल आएगी। तो v क्रॉस r किधर है इनटू द प्लेन। अब इधर आपने लिख दिया इनटू द प्लेन, ठीक है। क्रॉस इनटू द प्लेन कैसे दिखाते हैं, क्रॉस, ठीक है। और आउट ऑफ द प्लेन कैसे दिखाएंगे, डॉट। कैसे ये आ रहा है इसको आप छोटे से एक ट्रिक से समझ सकते हैं कि अगर एक एरो है, तीर है ना, तीर धनुष वाला तीर है, तो उसको देखोगे तो वो इस तरह दिखाई देता है। तो अगर वो आपके तरफ आएगा, आपके तरफ, तो आपको क्या दिखाई देगा, उसका हेड टिप दिखाई देगा, टिप। तो व्हेन इट कम्स आउट इट लुक्स लाइक डॉट, ठीक है। अब अगर ये अंदर जाएगा, अगर ये अंदर जा रहा है तो आपको उसका टेल वाला पोर्शन दिखाई देगा पीछे, और टेल कैसा है देखो ऐसे है, तो ये कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो दिस इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन इसको बोलेंगे, एंड दिस इज आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसी साइन नोटेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब सुनो, ये क्रॉस तभी होगा जब चार्ज पॉजिटिव होगा, व्हेन Q इज पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा होता तो फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज डॉट व्हेन Q इज नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और एक देखते जाओ पॉइंट यहां से क्या क्या कंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ वेलोसिटी इज 0, अगर चार्ज एट रेस्ट पर है तो मैग्नेटिक फील्ड इज 0। आ गया ना, वो भी सेट हो गया यहाँ पे कि इफ v 0 देन b इज ऑल्सो 0। b का मतलब इस चैप्टर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा, अब देखते जाओ यहाँ पर, अगर v है लेकिन v क्रॉस r 0 हो गया, अगर v क्रॉस r 0 हो गया, v क्रॉस r, तो मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 हो गया, तब भी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब ये कब 0 हो सकता है भाई, कब होगा क्रॉस प्रोडक्ट 0? तो याद करो क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उनके बीच का एंगल या तो 0 हो या 180 डिग्री हो। इट मीन्स इफ v इज पैरेलल टू r और v इज एंटी पैरेलल टू r, माइनस r कर देता हूं, इसको एंटी पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। एंटी पैरेलल मतलब इसके डायरेक्शन में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, क्योंकि r और v दोनों पैरेलल हो गए। इसके पीछे भी नहीं बनेगा क्योंकि वो r एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, और B की डायरेक्शन किधर होगी, V और R के। तो इससे क्या समझ में आया कि B इज परपेंडिकुलर, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो परपेंडिकुलर होता है दोनों ही वेक्टर के। तो B इज परपेंडिकुलर टू R एज वेल एज B इज परपेंडिकुलर टू V। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ऐसा डायरेक्शन होगा जो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा कि अगर चार्ज मूव करने पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो फिर हम चार्ज लेकर ऐसे तेज घुमाएं तो फिर आसपास के इलेक्ट्रिक जो आयरन के पार्टिकल हैं वो स्टिक कर जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो उस पॉइंट को देखते हैं। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन था, है ना। अब इसको मैं एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला जो टर्म है, Q को ले जाओ अंदर और इसको भी ले जाओ अंदर, तो ये क्या दिखेगा, देखना ध्यान से। म्यू नॉट इंटू, ये ऐसे ही रहा, ये आ गया V। ठीक है, यहाँ पे आ गया V, अंदर क्या आ गया, Q R बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, ऐसे, और एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है ना। ये देखो ध्यान से, क्या किया मैंने, इसको मैं अंदर ले गया, Q के साथ इसको रखा, V को अलग रखा। ठीक है, अब इस चीज को देखो, ये क्या है, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो V इज इक्वल्स टू V क्रॉस, ये वेक्टर है, V क्रॉस E हो गया। ठीक है, और इधर देखो, इधर इस पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट कैन बी रिटन एज 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये स्पीड ऑफ लाइट है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। अब इस चीज को यहां अगर रिप्लेस करो तो क्या ये c स्क्वायर है, हाँ, तो इसके जगह क्या लिख सकते हो, 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पॉइंट को देखो, इस रिलेशन को देखो जरा ध्यान से, इससे ये समझ में आए कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने 9 इंटू 10⁻16 टाइम्स कम है, क्योंकि 3 इंटू 10⁸ होता है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसका स्क्वायर कर दो तो 10⁻16 टाइम्स हो गया, तो इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने बहुत कम मैग्नीट्यूड का होता है, इसीलिए चार्ज अगर ऐसे ही आप मूव कराएं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम प्रोड्यूस होगी, जिस कारण उसका इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को जो हमने पढ़ा पीछे, उसको यूज करते हैं, और उसको यूज किस में करेंगे, जब चार्ज मूव करना शुरू कर जाए अपने एक एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण। दैट इज, अगर आपने सेल लगा दिया तो चार्ज मूव करने लगेगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, करंट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को पढ़ने से पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट क्यों लेंगे, क्योंकि वहां से ही चार्ज पता चलेगा आपको। ठीक है, तो मान लो ऐसे कुछ एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ऐसे। ठीक है, अब इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना है, तो उसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। लेकिन ये चीज केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, तो मैं इतना छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट, और इस एलिमेंट की लेंथ है dl, और इसके कारण आपको यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो क्योंकि छोटा सा है तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, तो dB लिख देता हूँ मैं उसको, μ0 बाई 4 पाई इंटू Q
Q इंटू वी क्रॉस आर, उसी को मैंने अभी लिखा है, ठीक है, बाय आर क्यूब। अब देखिए ध्यान से, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज क्या होगा dt टाइम में, आई डी टी, क्या होगा आई डी टी, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसमें लिख दिया मैंने आई डी टी, ठीक है, Q बन गया आई डी टी। अच्छा, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इस छोटे से डिस्टेंस को कवर करने में छोटा सा टाइम लगा dt, तो इसको लिख सकते हैं dl बाई डी टी क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर है, ठीक है, तो इसको भी आप dl वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हो। dl वेक्टर क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में। अब देखो इधर ध्यान से, dt को dt से कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकल के आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है बायो सवार्ट्स लॉ, ठीक है, बायो सवार्ट्स लॉ। इससे ये लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। ये देखो कुलम्स लॉ की तरह लगभग दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज क्या पता चलेगा कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी था, मतलब करंट वेक्टर नहीं था, इतना समझो, करंट वेक्टर नहीं था, और वेक्टर नहीं है तो उसको मैं आर से क्रॉस कैसे कर सकता, क्योंकि वेक्टर को वेक्टर से ही क्रॉस करते हैं। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए या वेक्टर की तरह ट्रीट कराने के लिए हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। तो करंट कैरिंग एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एलिमेंट, तो द डायरेक्शन ऑफ द एलिमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो इस जगह आप करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन की तरफ, ठीक। तो ये हो गया बायो सवार्ट्स लॉ को यूज करते हैं और डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट वायर से शुरू करेंगे, ठीक, तो इसको लिख लो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर के कारण, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखो कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट है आई, ठीक, और मैं जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ उसकी डिस्टेंस यहाँ से ए है, उसकी डिस्टेंस यहाँ से ए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे निकालना है इस पूरे वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये निकालना है, ठीक है। तो देखते जाओ। मैंने अभी पहले बताया आपको ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ से, किस तरह से देखना, यहाँ से y डिस्टेंस पर एक dy का एलिमेंट ले लिया मैंने, ये dy एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो करंट कैरिंग एलिमेंट क्या हो गया, आई dy, ठीक है। अब r वेक्टर देखो, यहाँ पे मुझे r वेक्टर चाहिए, तो r वेक्टर ये देखो इस डायरेक्शन में है आई डी एल वेक्टर और इस डायरेक्शन में है r वेक्टर, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल ये बनेगा, तो ये कितना एंगल बन रहा है, पाई माइनस थीटा। तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा है, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और थीटा क्या होता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये आइडियल वेक्टर है इधर और r वेक्टर इधर है, इनके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो ये बन गया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, डी एल के जगह डी वाई आ गया, क्रॉस बन गया आर ए बी साइन थीटा, थीटा कितना है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो कोई परेशानी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब एक आर यहाँ है, एक आर क्यूब यहाँ है, तो ये आर स्क्वायर बन गया, तो आई डी वाई ये हो गया मेरा एलिमेंटल पोर्शन, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि डी वाई भी वेरिंग है, थीटा भी वेरिंग है। तो सबसे पहले ये आर डी वाई थीटा इन सभी को किसी एक के टर्म में लिख लेते हैं और वो है एंगल। तो ये जो आर वेक्टर है वो यहाँ से मैंने ले लिया एक जनरल एंगल फाई,
मैंने क्या ले लिया, फाई एंगल ले लिया। तो देखो ये थीटा प्लस फाई क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस फाई, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, कॉस फाई। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब y की बारी है। तो यहाँ देखो एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये y है, ये a है, तो a जो है वो कांस्टेंट है, तो tan थीटा क्या लिख सकते हो, tan फाई इक्वल्स टू y बाई a। तो व्हाट इज y इक्वल्स टू a tan फाई, y इक्वल्स टू a tan फाई। तो dy क्या होगा, मुझे dy चाहिए, तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो a sec स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है ना, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब r की बारी, r, तो r क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ दिस एंड दिस, ये cos के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि cos फाई क्या होगा, a बाई r। तो व्हाट इज r इक्वल्स टू a बाई cos फाई, तो 1 बाई cos फाई क्या होगा, sec फाई। तो r भी आ गया a sec फाई के टर्म में, ठीक है ना। तो r भी वेरिएबल था, dy वेरिएबल था, थीटा वेरिएबल था, तो मैंने तीनों को मैंने फाई के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। तो सारे वैल्यूज़ को यहाँ रखो, ठीक है। तो साइन थीटा बन गया cos फाई, dy बन गया a sec स्क्वायर फाई डी फाई, a sec स्क्वायर फाई डी फाई, ठीक है। और r स्क्वायर बन गया a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक a रहेगा और ये cos फाई और डी फाई एक साथ रह गया। आया समझ यहाँ तक? अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको लिमिट देखना पड़ेगा। तो मैंने फाई कहाँ से लिया था, देखो सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप इसको कंप्लीट यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ तक, तो एंगल कितना रोटेट हो चुका होगा, मान लेते हैं दिस एंगल इज इक्वल्स टू, दिस एंगल इज इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। लेकिन जब इधर जाओगे तो सेंस ऑफ रोटेशन आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ले लेता हूं मैं बीटा और इसको ले लेता हूं अल्फा। तो शुरुआत कहां से कर रहे हो, नीचे से, कहां तक, यहां तक। तो इसकी लिमिट सेंस ऑफ रोटेशन से ऑपोजिट है, तो यहां पे आपको माइनस बीटा लिखना पड़ेगा और यहां पे प्लस अल्फा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको। तो देखो इधर ध्यान से, ये बन गया v म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, और cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos फाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस में होता है लेकिन इंटीग्रेशन प्लस में होता है। तो यहाँ पे आप रखोगे साइन फाई, ठीक है, माइनस बीटा से प्लस अल्फा। तो इसको इंटीग्रेट करो जल्दी जल्दी, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a, लिमिट लगा दो, साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा। अब यहाँ देखना मैं क्या होने वाला है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो क्या बन गया, देखो ये बन गया b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई a साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये आ गया देखो एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अभी तक मैंने बताया नहीं। डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अगर इसको dl वेक्टर i dy इधर है, r इधर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जब देखोगे, क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ही कर रहे हैं, तो इसको इधर कर्ल किए तो थंब किधर आ रहा है, इनटू द प्लेन। तो ये तो मैथमेटिक्स हो गया, बट आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं किस तरह से, अगर स्ट्रेट है, स्ट्रेट, तो उसका रूल है राइट हैंड थंब रूल, कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है और फिंगर को कर्ल करना है। तो जैसे कर्ल करोगे वैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो देखो इधर रख दिया आपने थंब और इधर कर्ल कर रहे हो आप, तो इधर अंदर घुस रहा है ना आपका उंगली, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनटू द प्लेन, इधर पूरे में इनटू द प्लेन होगा हर जगह, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, जब फिंगर इधर कर्ल करके लाओगे तो ये बाहर आ रहा होगा उधर, है ना, ऐसे बाहर आ रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, तो इधर आउट ऑफ द प्लेन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब कंसेंट्रिक होता है, सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं अलग से यहाँ बना के दिखा देता हूँ आपको। ये है करंट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए।
डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है। तो इधर अंदर जा रहा है क्रॉस और इधर से बाहर आ रहा है डॉट, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक होंगे, इसके सामने यहाँ ऐसे होगा, दूर जाते जाते ऐसा होता जाएगा, ठीक है। और आपको ये एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है, जैसे जैसे ए बढ़ेगा वैसे वैसे बी कम होता जाएगा, तो दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन आपको लर्न कर लेना है बस। अब इस पर थोड़ा स्पेशल केसेस देखते हैं कि इनफाइनाइट का कैसे निकलेगा, सेमी इनफाइनाइट का कैसे निकलेगा, ठीक है। इसको कॉपी डाउन कीजिए। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन करने के लिए हैं। जरा पहला पॉइंट में ध्यान दो। मान लो मैं फाइनाइट ही ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर है। तो देखो जब आप इसको कनेक्ट कर रहे हो हमेशा आप लोग को डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही लेना होता है। डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर। तो ये ए हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एंगल देखना है, ये एंगल देखना है। तो ये एंगल अगर आप देखोगे तो ये बीटा है, और ये एंगल जब आप देखोगे तो ये अल्फा है। जरा इस ओरिएंटेशन को ध्यान दो, क्या दोनों का ओरिएंटेशन सेम ही है? तो मैंने यहाँ पे मिटाया नहीं है जानबूझ के। तो यहाँ जब आप लिमिट में रखोगे इस जगह पे, तो क्या माइनस रखोगे? नहीं रखेंगे माइनस। तो अगर माइनस नहीं रखेंगे तो फिर ये माइनस बाहर नहीं आएगा और ये इसको प्लस नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ क्या रहेगा? माइनस, ठीक है। तो ऐसे केस में b इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है? b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, अच्छा यहाँ आई मिसिंग है, यहाँ आई लिख लेना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ठीक है। स्मॉल आई यहाँ लिखा था तो स्मॉल आई होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। म्यू नॉट आई होगा यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कहाँ से लोगे? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ना कि ये, ठीक है, इनटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक रूल के तरह बना सकते हैं आप। कैसे रूल बनाएंगे कि जब इधर वाला है दोनों ऑपोजिट में रहेगा तो प्लस होगा, दोनों सेम सेंस में रहेगा तो इधर वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन में जो लिमिट है वो एक माइनस देता है, नीचे लोअर लिमिट जब लगाते हो तो एक माइनस देता है, तो इसलिए एक माइनस रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट नोट करने वाली ये थी। दूसरा पॉइंट, इफ इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट, तो अगर ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का मतलब है कि ये जो अल्फा है वो आप यहां से ऐसे मेजर करना शुरू किए, देखो ध्यान से, इस अल्फा को मेजर करना शुरू किया, लेकिन ये बड़ा ही दूर जा रहा है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, पहले आपने ये मेजर किया था, अब ये दूर गया, फिर और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया और नीचे गया, तो एंगल क्या बन गया? वो भी 90 डिग्री। तो इफ इनफाइनाइट वायर देन अल्फा एंड बीटा बोथ आर 90 डिग्री और π/2। तो यहाँ π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। अगर 2 हो गया तो b की वैल्यू क्या आ गई? b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई, यहाँ 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 पाई a, ऐसे, ठीक है। अच्छा, और एक नोट डाउन कर लीजिए, सेमी इनफाइनाइट वायर। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर है तो एक साइड इन्फिनिटी होगा और दूसरा साइड फाइनाइट होगा, तो वन ऑफ द एंड पर है, वन ऑफ द एंड्स, ये ए है, ठीक है, वन ऑफ द एंड्स,
तो देखिए अल्फा की वैल्यू अभी भी 90 डिग्री है, लेकिन बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री लेकिन बीटा की वैल्यू 0, क्योंकि आपको कोई एंगल ही नहीं ट्रेस करना है उस एंड पे पहुंचने के लिए। तो सेमी इन्फाइनाइट का मतलब ये हो गया। तो बीटा को 0 रखोगे तो 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ठीक है, ये आ गया। और सभी में डायरेक्शन कैसे देखेंगे, डायरेक्शन बाई राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में क्या रूल है, जिधर करंट होगा उधर थंब रखना है और फिंगर को कर्ल कर लेना है तो मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। ठीक है, तो ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर के बारे में। ठीक है, इसको कॉपी कीजिए आप और ये करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ आई आएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो भी थ्योरी हमने पढ़ा। ठीक है, ये बड़ा ही एलिमेंट्री लिया मैंने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है और सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए आपको ये इमेजिन करना होगा कि ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपके लिए एक फाइनाइट लेंथ की वायर हो गई और उसके कारण आपको इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या चाहिए, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये a है तो ये क्या बन जाएगा, a/2। ठीक है, फिर आपको एंगल चाहिए, तो एंगल क्या होगा बोलो, ये एंगल π/4 होगा, ये 45 डिग्री होगा, है ना। तो बताइए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, इसको 4 ले लेता हूँ। तो b1 की वैल्यू क्या होगी, देखो b1 की वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, a/2। ठीक है, इनटू दोनों के कारण सेंस ऑफ रोटेशन देखो ये दोनों ऑपोजिट है, सेंस ऑफ रोटेशन, तो इसका मतलब प्लस वाला आएगा। तो साइन π/4 प्लस π/4 प्लस साइन π/4, है ना, ये हो गया। अब अधूरा है ये, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कारण डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्शन देखो, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है और फिंगर को कर्ल करना है। तो कर्ल करोगे तो आपका फिंगर यहाँ अंदर जा रहा है ना। तो अंदर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। ठीक है, अब B2 के कारण, B2 के कारण भी जो एंगल है वो 45 है, जो एंगल है वो 45 है। ठीक, और डिस्टेंस a/2 है, तो ये सेम टू सेम हो गया। अब डायरेक्शन, इसके कारण करंट ऊपर, फिंगर अंदर, तो ये भी सेम टू सेम आ गया, क्रॉस, है ना, दिस इज ऑल्सो क्रॉस। B3 के कारण सब कुछ मैग्नीट्यूड सेम टू सेम है। अब इसके कारण बस डायरेक्शन देखना है, तो इसके कारण भी डायरेक्शन अंदर ही आ रहा है, तो ये भी क्रॉस हो गया, क्रॉस। और फोर्थ वाला भी क्रॉस ही आएगा। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B नेट इक्वल्स टू 4 टाइम्स दिस B1, 4 टाइम्स B1। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है इसको 4 टाइम्स कर दोगे। आई बात समझ में। अब देखिए इस क्वेश्चन में उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। देखिए क्या हो रहा है इसमें एक लूप बना हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस दे रखी है। अब करंट का भी थोड़ा बेसिक लगेगा। इसमें करंट एंटर कर रहा है आई, और ये डिवाइड हो रहा है। तो अब आपको करंट नहीं दिया हुआ है कि इसमें कितना फ्लो करेगा, इसमें दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ है। एंटर करने वाला करंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे करंट आप मान लो I1 है और इसमें करंट मान लो I2 है, तो इसमें भी I2 होगा और इसमें भी I2 ही होगा, है ना, I2 अब पहले I1 और I2 कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म इज R, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है R, इसकी भी रेजिस्टेंस R, इसकी भी रेजिस्टेंस R। तो आप जरा बताओ इस पूरे रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस क्या मिला आपको, 3R, और इधर केवल R, ऐसे। ठीक है, तो करंट इससे I जा रहा है और इसमें डिवाइड होने वाला है R और 3R में।
तो करंट डिवाइड करने का रूल पता है आपको, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस होता है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक बातें आपको पता होंगी। तो ये कैसे निकल के आएगा, I इज इक्वल्स टू इनवर्स रेशियो, तो 3:1 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो 3/4I इधर और इधर 1/4I, यानी कि I/4, ये करंट है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ I2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। ठीक है, चलिए अब 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 1 के कारण, तो मैंने B1 लिख दिया 1 के कारण, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही है। तो मैं लिख देता हूँ वहाँ से μ0 I/4πa/2, क्योंकि साइड लेंथ a है तो a/2 होगा इंटू 2 टाइम्स साइन π/4। अब डायरेक्शन देखना आपको, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा, इसके कारण डायरेक्शन देखो इधर करंट और ये बाहर आ रहा है, बाहर, तो बाहर को कैसे दिखाओगे, डॉट से। ठीक है, अच्छा अब ये I की जगह क्या होगा, I1। ठीक है, I1 की वैल्यू क्या है 3/4, तो इसके जगह क्या लिखोगे 3/4, 3I/4। ठीक है, अच्छा अब इसके कारण इसको ले लो 2, तो B2, उसके कारण क्या होगा, देखो जल्दी फटाफट, तो यहाँ करंट क्या आ रहा है I/4, करंट क्या आ रहा है I/4, तो μ0 4πa/2 इंटू केवल और केवल I/4 इंटू 2 साइन π/4। ठीक है, अब इसके कारण डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको, तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन में थंब नीचे और फिंगर अंदर। ठीक है, थंब नीचे और फिंगर अंदर, तो अंदर को क्या दिखाते हैं, क्रॉस। अब देखो यहाँ पे ये डॉट है, ये क्रॉस है, तो वेक्टर तरीके से जोड़ना होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखते जाओ, इस पूरे के कारण इसको मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, तो ये रोमन नंबर 1 है। अब अगर आप देखो तो इसके कारण भी वही आएगा, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो, डिस्टेंस भी a/2 है और एंगल भी 45 है। अब डायरेक्शन देखो, इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर, तो अंदर ये भी था, इसके कारण भी था, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, देखो ध्यान से, तो तीनों के कारण सेम डायरेक्शन होगी। तो क्या आप टोटल बोल सकते हैं I1 I2 I3, तीनों के कारण क्या हो जाएगा 3 टाइम्स I/4। लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी नेट, इन दोनों का डिफरेंस, तो B1 माइनस B1 2 3, इन तीनों का सम। ठीक है, तो ये देखो 3I/4 इसमें भी है, 3I/4 अब इसमें भी आ गया, तो टोटल सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो आंसर इज 0। तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे कंक्लूजन क्या लिख सकते हो आप, नोट व्हेनेवर करंट डिवाइड्स इन सच अ वे कि देखो इसके कारण ये इनफाइनाइट था जरूर, लेकिन इसके कारण यहाँ पे इसी के डायरेक्शन में आ रहा है, देखो इसके डायरेक्शन में आ रहा है, तो इनके कारण कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि इसके रास्ते में ही आ रहा है। तो याद करो मैंने कहा था कि V पैरेलल टू R होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ये वैसा ही केस हो गया। तो कभी भी करंट यूनिफॉर्मली डिवाइड हो, यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस दिया हो और करंट डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह डिवाइड होता है कि सेंटर पे 0 हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये है एक बेसिक सा, और भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको थोड़े से ऊंचे लेवल के। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लिखा है कि एक इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है लेकिन उसको z एक्सिस के अलोंग रखे है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसी भी स्पेस पे। ठीक है, मैं XY प्लेन ले लेता हूँ, मैं क्वेश्चन ऐसा बना रहा हूँ कि आपको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है XY प्लेन में, XY प्लेन में। तो देखो ध्यान से, ये है XY प्लेन, इधर X इधर Y, तो पॉजिटिव Z कहाँ होगा, बाहर,
तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर इज ओवर हियर, ये आई है, ठीक है, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, मतलब इस तरह से ऐसे बाहर है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर होगी। तो मैं ले लेता हूँ एक सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग फील्ड, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो इसके कारण, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ये फील्ड लाइंस हो गया ये, ठीक है, फील्ड लाइंस हो गया। तो फील्ड लाइंस के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो गई बी, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट होने के कारण ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये मैं ले लेता हूँ आर। तो देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ये है कंडक्टर और इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये आर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से चेंज होता रहेगा। तो यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसके कारण ये एक्स और वाई के टर्म्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो देखिए ध्यान से, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये 90 है, कंप्लीट 90 है, दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस इज थीटा। तो इधर क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। तो आप बी को क्या लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिख लो। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट के कारण यही होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब वेक्टर में इसको लिखना था, तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखो, आर को क्या लिख सकते हो, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा को इसको वाई बाई आर, और आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा को क्या लिखेंगे इस ट्राइंगल में, एक्स बाई आर, और आर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं एक्स और वाई में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट रख दो, मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज बी साइन थीटा इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसको माइनस लिख दो, माइनस आई कैप कर दो, प्लस बी कॉस थीटा इन प्लस वाई ऊपर, ठीक है, ये हो गया। तो चलो इसकी मैग्नीट्यूड को यहां से रखो, सारे वैल्यूज को रख दो, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर कितना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस में है, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा, साइन थीटा यहां से रखो, तो माइनस वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहां से रखो एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको एलसीएम लेके बाहर निकाल दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, यहाँ आई कैप था और यहाँ पर जे कैप, माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ठीक है। तो साइन थीटा में यहाँ से मैंने एंगल लिया है, तो साइन थीटा में यहाँ से वैल्यू रख दिया, कॉस थीटा में यहाँ से वैल्यू रख दिया। तो ये अब एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट रखो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। जरा चेक करके देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। मैं सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना चाहता हूँ इस जगह पे, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, तो इसके दो क्वाड्रेंट, दो कंपोनेंट ऐसे आएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये दोनों की जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। चलो अब उसको मैं इस फॉर्मूले से चेक करता हूँ कि सही है या नहीं, चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए x यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो y को पॉजिटिव रखो, x को नेगेटिव रखो, तो देख रहे हो दोनों ही माइनस आ गए, है ना। y यहाँ तो पहले माइनस था ही और यहाँ भी माइनस हो गया ये, तो बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, सही है। तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं जब भी आपको पता नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन और करो,
एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है कि दो इनफाइनाइट वायर है, दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और उनके बीच का सेपरेशन ए है, ठीक है, इनफाइनाइट है, इनके बीच का सेपरेशन ए है। तो आपको बताना है नेट बी फील्ड एट डिस्टेंस ए फ्रॉम बोथ वायर्स। दोनों ही वायर से ए डिस्टेंस पे आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन को सोचो, इसको कॉपी करो, अभी बताता हूँ कैसे करना है। चलो, तो मैंने आपको ट्राई करने बोला कि दो करंट कैरिंग कंडक्टर है जो ए डिस्टेंस पे दूरी पर है और आपको मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस पे निकालना है। तो देखो, डाउट ये होता है कि यहाँ से ए डिस्टेंस अगर जाओगे तो यहाँ आता है इस जगह पे, लेकिन इससे ए डिस्टेंस नहीं होगा। अगर इससे ए डिस्टेंस यहाँ आओगे तो फिर पहले वाले से ए डिस्टेंस नहीं होगा। इसका मतलब ए डिस्टेंस कहाँ है बोलो? इसका मतलब इस प्लेन में नहीं है, वो बाहर में कहीं है, इस जगह कहीं पर है, मतलब यहाँ पर है, इस जगह पर, जो इससे भी ए डिस्टेंस पे हो, इससे भी ए डिस्टेंस पे हो। लेकिन ऐसे हवा में ऐसे सॉल्व करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसका अप्रोच थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ, जिस कारण मैंने क्वेश्चन लिया। अब आप करंट को ही ऐसा मान लो, ये करंट बाहर निकल रहा है ऐसे, ठीक है, मतलब आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, इस तरह से बाहर निकल रहा है। तो इसमें आई है, इसमें भी आई है, तो ये ए डिस्टेंस पर है ये दोनों। तो इससे भी ए डिस्टेंस जाना है, इसका मतलब यहाँ आ जाओ, इससे भी ए डिस्टेंस जाना है, इसका मतलब यहाँ आ जाओ। तो देख रहे हो यहाँ क्या बन गया, ये भी ए डिस्टेंस, ये भी ए डिस्टेंस। तो ये क्या बन गया, कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑलराइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल क्या होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? ये डॉट है, तो इधर थंब में रखो और फिंगर ऐसे कर्ल करो, ठीक। तो इसके परपेंडिकुलर आपको बनाना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये इसको बी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके कारण देखो, इसके कारण डॉट है, ये ऐसे कर्ल करो तो ये ऐसे सर्कुलर बनेगा, है ना। सर्कुलर बनने पे टेंजेंशियल लेना है आपको ऐसे। तो अब इसके परपेंडिकुलर आपको बनाना है, इसके परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा? इस तरह से, ये हो गया बी। अब इनके बीच का एंगल अगर पता चल जाए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये 60 है, तो कंप्लीट 60 होगा। ये 90 है, देखो ये वाला क्या है, कंप्लीट 90 है, और ये वाला भी कंप्लीट 90 है, ठीक है। तो ठीक से देखो, यहाँ पे ये 60 हो गया, तो ये क्या बन गया 30। तो फिर ये भी क्या बनेगा 30, क्यों? क्योंकि ये पूरा 60 है ना, ठीक है। तो ये 30 है, तो ये भी 30 हो गया। तो मैं प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स है, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। मेरे लिए आंसर क्या हुआ, देखो ध्यान से। आंसर हुआ, दोनों ही बी को रिजॉल्व कर लो, तो 2b cos 30। तो व्हाट इज बी नेट? दिस इज इक्वल टू 2b cos 30। व्हाट इज b इक्वल टू? ये क्या है, इन्फाइनाइट ही है। तो इन्फाइनाइट वाला क्या होता है फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर कितना है? a इंटू कॉस 30। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, ऐसे होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इस बार इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, और इस तरह से है, ऐसे। इस तरह से ये शीट है, और इसमें ऐसे इनके बीच की डिस्टेंस a है,
मतलब जो चौड़ाई है वो a है, और टोटल करंट इसमें फ्लो कर रहा है, टोटल करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहां से b डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फाइंड b एट डिस्टेंस b फ्रॉम शीट, ठीक है। इससे आपको फाइंड करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करें, इसके लिए एक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, एलिमेंटल लेकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको कैसे इमेजिन करोगे, इसको इमेजिन करो कि देयर आर मेनी स्मॉल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, बहुत सारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से ये बना हुआ है शीट। तो इसमें सभी में ऐसे यहाँ पे सबको आप मिला दो तो जाकर ये क्या बन जाएगा, एक शीट बन जाएगा। तो यहाँ से एक एलिमेंट लेते हैं जो x डिस्टेंस पर है और थिकनेस उसकी dx है, ठीक है। तो ऐसे निकाल रहे हो, ये है स्ट्रिप, ये मैंने बहुत ही चौड़ा बना दिया है, dx मतलब बहुत छोटा होता है। तो ये है ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है पहले ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे में I करंट था, तो इसमें DI करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे, DI कैसे निकालेंगे, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे, बिल्कुल आसान। कैसे, A डिस्टेंस पर I करंट था, तो कितना डिस्टेंस ले रहे हो, dx, तो dx डिस्टेंस पे कितना होगा, I बाई a इंटू dx, ठीक है। तो dB कैसे लिखेंगे, dB ये भी एक इनफाइनाइट हो गया, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके कारण क्या होता है, म्यू नॉट I के जगह हो गया di, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r के जगह क्या लिखोगे, x। अब di की वैल्यू रख दो, तो म्यू नॉट I बाई a इंटू 2 पाई dx बाई x, ये हुआ। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल आ जाएगा। कहाँ से इंटीग्रेट करें, इस जगह से, इस जगह की डिस्टेंस क्या है, b, और यहाँ पहुँचोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल होता है, v नॉट I बाई 2 पाई a ln a प्लस b बाई b, ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे देखोगे, वही होगा, इधर थंब ले जाओ और अंदर जा रहा है आपका फिंगर, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस है इधर, ठीक है। तो आ रहा है समझ में। अब इसी इनफाइनाइट शीट को मैं कर्व कर देता हूँ, ऐसे कर्व, उसके बाद देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन शुरू करते हैं। A long semi-cylinder of radius r carries current I. Find the magnetic field at the mid of the axis. क्योंकि ये लॉन्ग है तो लॉन्ग को इन्फिनिट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, और उसके एक्सिस पे निकालना है। तो ये मैंने बना दिया है, देखो इधर, ये एक शीट है, शीट, और इस शीट में करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। आपको इस लाइन के अलॉन्ग निकालना है, यही एक्सिस है इसका, इसके अलॉन्ग निकालना है, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस तरह ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, सामने से ऐसे देखो, इसको उठा के ऐसे बना लो और सामने से देखो, तो सामने से क्या दिखेगा, ऐसे कर्व है और कर्व आपके तरफ ऐसे करके करंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके तरफ ये करंट आ रहा है तो ये डॉट बन गया करंट, ठीक है, ये डॉट क्या है, करंट है ऐसे, और आपको किधर निकालना है, यहाँ पे निकालना है, इधर, ठीक है, इस जगह पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे करें इसको, देखो यहां से थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा लोगे, डी थीटा। अब ये डी थीटा पे जो करंट है ये डी आई करंट है, ये इतने छोटे में जो करंट जा रहा है वो डी आई करंट है। अब इसको कैसे लिखे, देखो यूनिटरी मेथड अभी सिखाया मैंने आपको, शीट में कैसे लिखते हैं। तो ये कंप्लीट एंगल कितना है, पाई, तो जब पाई एंगल है तो करंट क्या है, आई,
तो डी थीटा एंगल पे कितना करंट होगा, तो आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा, यही हो गया आपका डी आई। अब सुनो, ये क्या है, इस तरह से करंट निकल रहा है और आप बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप बनाया, तो इसको क्या इमेजिन कर सकते हो, कई सारे इनफाइनाइट शीट से बना हुआ, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर से बना हुआ है। तो आप इसको जब तोड़ के निकालोगे तो ये ऐसे पतला सा एक स्ट्रेट वायर बनेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट वायर। अब अगर ये स्ट्रेट वायर है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट कारण क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, रेडियस। अब इसकी डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी, देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, तो इसके कारण जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, देखो बाहर क्या है, करंट के डायरेक्शन में थंब फिंगर कर्ल करो तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट लोगे और इसके परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट है वो, तो ये डीबी की डायरेक्शन हो गई, ठीक। अब सुनो, इधर आओगे और या इधर जाओगे, दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वेक्टर तरीके से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, पर वेक्टर इंटीग्रेशन में सीखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट जुड़ रहे हैं, कौन कौन से माइनस हो रहे हैं। तो देखो ये थीटा है, ये कंप्लीट 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है। क्यों 90 होगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो ये एंगल थीटा निकल के आएगा, ठीक। अगर ये dB है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, इधर हो जाएगा dB cos थीटा, ठीक है, इधर dB cos थीटा होगा। सेम तरीके से जब इधर आओगे, देखो ध्यान से, इधर आ जाते हैं, ये ब्लू वाला ले लेते हैं, तो थीटा पे ही आप आ जाओ, इधर ऐसे इतने ही थीटा पे आ गए, तो इसके कारण जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसके कारण, तो देखो इधर ये बाहर है ऐसे, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर बनेगा, इसके परपेंडिकुलर, तो इसके भी cos थीटा वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। साइन वाला इसका गया, इसका साइन किधर आएगा, देखो इधर आ गया dB cos थीटा और इधर आ जाएगा dB sin थीटा, तो साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, उधर से जो साइन थीटा आया वो नीचे आया, इस ब्लू वाले के कारण जो साइन थीटा आएगा वो ऊपर आएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और इनके cos थीटा वाले ऐड होने लगेंगे, समझ में आ रहा है। तो नेट बी नेट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा, ठीक है। यहाँ डी आई की वैल्यू रख दो, तो डी आई कितना है, म्यू नॉट आई बाई पाई, तो पाई रखोगे तो पाई स्क्वायर हो गया इंटू आर इंटू डी थीटा। अब लिमिट लगाना है, लिमिट, तो देखो ध्यान से, लिमिट जब आप इस डायरेक्शन में पहुंचे थे, देखो आपका सेंस ऑफ रोटेशन देखो ध्यान से, आपने डी थीटा ऐसे लिया था, थीटा ऐसे लिया था, तो इस डायरेक्शन में जाओगे तो माइनस लिमिट लेके जाओगे, तो इधर कितना एंगल आएगा, यहां तक पहुंचोगे तो कितना एंगल आएगा, π/2, तो लिमिट क्या रखोगे, -π/2 से +π/2, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन वाला पोर्शन क्या है जरा देख लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्क्वायर आर डी थीटा, डी थीटा को उधर ले जाओ तो cos थीटा डी थीटा, तो -π/2 से +π/2, ठीक है। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, तो साइन π/2 रख दोगे 1 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस माइनस होगा, 2 बार माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, 2 बार आ जाएगा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर लेना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ क्या सीखना था हमें, ये सीखना था कि जो कर्व होता है उसको सामने से ऑब्जर्व करो, तो डॉट दिखाई देगा, तो डॉट दिखाई देगा, तो इसके बाद ये स्ट्रेट कंडक्टर बन जाएगा, और इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, और इधर वाले के परपेंडिकुलर इधर होगा, क्योंकि देखो डॉट है बाहर है, और कर्ल करोगे तो ऐसे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सारे cos थीटा वाले ऐड हो रहे हैं और sin थीटा वाले कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। इसको लिख लो,
तो अभी तक हम देख रहे थे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। अब जो वायर है वो सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसी होगी, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, ये हमें देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ये एक लूप है, एक सर्कुलर रिंग है। जो डॉटेड का मतलब ये इस प्लेन के दूसरे साइड में, तो मैं इस प्लेन पे निकालना चाहता हूँ, है ना। ऐसे निकल रहा होगा, अंदर घुस रहा होगा, फिर पीछे से आ रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन इस तरह से है। अब आपको बायो सवार्ट्स लॉ याद होगा, उससे क्या निकल के आता है, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ये इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो मुझे एक एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ देखो करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो मैं इसको डॉट लिख सकता हूँ यहाँ पे, करंट बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है ये करंट इधर, ये करंट की डायरेक्शन है ना, दिस इज करंट। लेकिन ये करंट एलिमेंट के लिए बना है, तो मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे ये वाली एलिमेंट ले लेता हूँ, तो ये बन गया आई डी एल। अब आई डी एल की डायरेक्शन किधर है, जिधर करंट की डायरेक्शन होती है, मतलब डॉट बाहर। अब इसके कारण आपको यहाँ पे निकालना है, तो ये आपका आर वेक्टर हो गया, इसको मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। आ रहा समझ। तो देखो आई डी एल ऐसे है, आर वेक्टर ऊपर है इस तरह से, इस प्लेन में, तो इनके बीच का एंगल क्या बना, 90 डिग्री। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 90, है ना। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 हो गया, ठीक है। अब ये छोटा सा एलिमेंट है, ये वही डीएल है यहाँ पे, ओके। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जरा पता करो, तो ये डॉट है बाहर, डॉट बाहर है। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेक करना है आपको, तो डॉट करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, कंसेंट्रिक सर्कुलर होगा, तो अलोंग द टेंजेंट लोगे तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गया डीबी, ठीक है। अब देखो यहां मैं एक ट्राइंगल बनता हुआ देख पा रहा हूं, ये 90 डिग्री है, इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ये थीटा ले लेते हैं, तो ये थीटा लोगे, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये कंप्लीट 90 है, तो ये क्या बन गया, ये थीटा बन गया। समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट 90 डिग्री होता है। अब इधर के कारण देखो, क्रॉस मतलब अंदर, तो करंट की डायरेक्शन अंदर है। अब ये है अंदर करंट की डायरेक्शन, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये समझ में आ रहा है, थंब अंदर और फिंगर कर्ल करो, उधर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ये हो गया आर वेक्टर। और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ब्लू कलर से ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ये हो गया डीबी, यहां पे एलिमेंट ले रहे हैं आप, ठीक है, तो आईडीएल हो गया ये। समझ में आ रहा है। तो ये है फिर से थीटा, तो ये थीटा है, तो इधर वाला एंगल क्या बनेगा, जैसे ये व्हाइट वाले लाइन से इधर थीटा है, तो ये व्हाइट वाली लाइन से ब्लू वाला भी ये थीटा बनेगा। अब देखो जैसे मैंने वहां निकाला था नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट लोगे तो cos थीटा वाले नीचे आ गए, सारे के सारे नीचे dB cos थीटा, और sin थीटा वाले कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सिमिट्री, इसके इधर और इसके इधर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो साइन वाले कैंसिल हो गए, तो dB ये रहा। अब अगर नेट करना है इसमें, नेट dB नेट या B नेट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, dB cos थीटा का इंटीग्रेशन। अब लिमिट बाद में पुट करेंगे, पहले इसको जरा लिख के देखो क्या आता है। तो इसको लिख के देखोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट यहां से आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो पूरे टाइम एंगल बदलेगा ही नहीं, इसका कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर बाई आर। समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से यहां पर ये क्योंकि आप यहां पे वैल्यू निकाल रहे हो,
तो आर भी कांस्टेंट हो गया, कैपिटल आर भी कांस्टेंट हो गया, वाई भी कांस्टेंट ही हो गया। क्योंकि अगर यहां निकालोगे तो वाई तो कांस्टेंट रहेगा, यहां निकालोगे फिर वाई की वैल्यू चेंज होगी लेकिन वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो इसमें फिर वेरिएबल क्या हुआ देखते हैं। तो म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू डी एल। अभी इंटीग्रेशन भी है यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेशन ऐसे रहने देते हैं। तो जरा इसमें देखो सारे के सारे कांस्टेंट है, सिर्फ डीएल ही वेरिएबल है। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे छोटे 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 एलिमेंट को अगर पूरे तरह से जोड़ दोगे तो वो क्या बनेगा, कंप्लीट लेंथ सरकमफरेंस 2 पाई आर। तो ये बन गया म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर इसकी रेडियस है। तो देखो यहां से क्या क्या कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 बन गया। तो फाइनल क्या बन रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। अब यहां से आर क्या लिख सकते हो, देखो तो ध्यान से देखना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट का क्यूब है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। तो देखो b इक्वल्स टू क्या आ रहा है, ये वाली वैल्यू, ये आ गया b। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है इन लूप, मतलब कई सारे ऐसे वायर से बाइंडिंग की गई है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो b नेट क्या हो जाएगा n टाइम्स, तो म्यू नॉट आई इंटू n टाइम्स आर स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर में 3/2। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बारी है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखते जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करंट है, ठीक है, करंट। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें देख रहे हो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे नीचे आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये सिर्फ एक्सिस के अलॉन्ग ही है, एक्सिस के अलॉन्ग। इधर अगर देखोगे तो यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, इस तरह से, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और इस जगह अगर छोटे से जगह में देखोगे तो ऐसे दिखेगा घूमता हुआ, यूं। आ रहा है समझ? तो ये देख रहे हो, ये अलोंग द एक्सिस है, तो इसको लिख लोगे अलोंग द एक्सिस, अलोंग एक्सिस। अब इसका स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केस एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे, सेंटर पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर अगर पहुंचोगे, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच गए, ये पॉइंट यहां पहुंच गया, तो y की वैल्यू 0, तो y इक्वल्स टू 0, इसको 0 रख दो, तो ये क्या बना आर क्यूब, आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बन जाएगा r, तो क्या बना नेट म्यू नॉट आई इंटू एन आर स्क्वायर बाई, आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल हो गया तो डायरेक्ट लिख दूं मैं बाई आर, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, ऐसे याद रख सकते हो अगर एक टर्न है तो म्यू नॉट आई बाई 2r। और सेंटर पे कैसे डायरेक्शन देखेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से है तो इस बार उल्टा करना, इस बार कर्लिंग करना है आपको, जिधर वायर घूम रहा है तो ऐसे कर्ल करो, और थंब जिधर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये बना बी, ठीक है। उल्टा करें ऐसे, यहां बना देता हूं मैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ऐसे घूम रहा है करंट, तो किधर आएगा अंदर की तरफ, तो अंदर को कैसे दिखाओगे क्रॉस, ठीक है। अच्छा, और
उल्टा कर दो, उल्टा, ऐसे करंट है, ऐसे इस तरह से, तो बाहर की तरफ, तो बाहर कैसे दिखाते हैं, डॉट। तो अंदर में आप ऐसे बता सकते हैं एक्सिस कह लो। तो ये था सर्कुलर लूप के कारण, मैंने डिराइव करके भी दिखा दिया आपको। अब इस रिजल्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन में और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट सर्कल ना दिया हो, ड्यू टू एन आर्क दिया हो, ड्यू टू एन आर्क, सिर्फ आर्क के कारण निकालना हो, तो कैसे करें। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। देखो, ऐसे बना देते हैं इस तरह से, और मैं इस तरह दे रहा हूँ आपको कि इनके बीच का जो एंगल है थीटा और थीटा दोनों बराबर है, और करंट की इस तरह से डायरेक्शन है, ठीक है। अब करंट मतलब ये डॉट का मतलब ये ऐसे है ना, इसी प्लेन में है, ये दिखाने का मतलब है ऐसे, तो इस प्लेन के अंदर घुस रहा है, ऐसे घूमकर बाहर आ रहा है, लेकिन ये इन्हीं दोनों में है केवल करंट, ऐसे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गया, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो जब ये 2 पाई एंगल था, यूनिटरी लगेगा ना, यूनिटरी, जब ये 2 पाई एंगल था तो ये आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड, 2 पाई एंगल पे ये है, तो थीटा एंगल पे क्या होगा, तो थीटा एंगल पे 2 पाई पे इतना है, तो थीटा एंगल पे थीटा बाई 2 पाई इंटू ये वाला, कंप्लीट, सिंपल। तो इसमें थीटा नहीं है, इधर भी थीटा है, इधर भी थीटा है, और दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही है, तो दोनों थीटा ऐड हो जाएंगे, तो 2 थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई, अगर एक ही टर्न है तो एक ही एन रहेगा, आर स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के पावर में 3/2, ठीक है। यहां से वाई डिस्टेंस ले लेते हैं ऐसे। अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछता कि मैं एक ही आर्क ले लेता हूं, जो 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और करंट की डायरेक्शन इसी तरह से, तो क्या अभी भी आप ये बोल सकते हैं यहां पर इसके एक्सिस पे, यहां वाई डिस्टेंस के ऊपर यही मैग्नेटिक फील्ड होगा? आंसर इज नो, ये आप नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है कि साइन थीटा वाला कैंसिल हो रहा होगा, इसलिए मैं डेरिवेशन करके दिखाया आपको कि कैसे आता है, ठीक है। तो डेरिवेशन में हमने ये कैसे डिराइव किया था कि एक सिमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में साइन थीटा के कॉम्पोनेंट को कैंसिल करने वाला एक वैल्यू मिल रहा था, इसमें भी हो जाएगा एक कैंसिल करने वाला कॉम्पोनेंट, इसीलिए ये मैंने लिख दिया, लेकिन इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये 2 थीटा थोड़ा सा सही तरीके से बना देते, ये है 2 थीटा, पर इसमें सिमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं मिलेगा जो कैंसिल कर पाएगा, इसीलिए आप एक्सिस पे नहीं निकाल सकते, लेकिन एट सेंटर जरूर निकाल सकते हैं, एट सेंटर जरूर निकाल सकते हैं। तो एट सेंटर क्या लिखोगे, कितना एंगल का है, 2 थीटा एंगल का है, तो 2 थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई 2r एट द सेंटर, एट द सेंटर ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको नोट डाउन कर लो। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कर्ल करो अंदर की ओर, तो अंदर की ओर कैसे दिखाते हैं, क्रॉस, तो क्रॉस से अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड निकल है, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, लिख लो।
तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। सबसे पहले मैंने लिया है 2 सर्कुलर लूप है जिनमें करंट अलग अलग फ्लो कर रहा है बट रेडियस बराबर है। तो इनके सेंटर पे, कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो कैसे करें। इस दूसरे वाले के कारण, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, फिंगर को इस बार करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है और थंब के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2। अब 1 के कारण करंट ऐसे है तो कर्ल करो ऐसे फिंगर और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ गया, तो ये हो गया B1। अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं तो इनको वेक्टर तरीके से जोड़ना पड़ेगा। B नेट, तो व्हाट इज B नेट इक्वल्स टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। व्हाट इज B1 इक्वल्स टू, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 बाई 2R, म्यू नॉट I2 बाई 2R, रेडियस सेम है, ये हो गया B नेट। ठीक है, अब यहां देखो, यहाँ पे फिर से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस जगह पे बी एट द सेंटर। तो देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं क्योंकि ये इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट है, तो इसके लाइन के अलॉन्ग ही निकाल रहे हो, तो उसके कारण 0 है और इसके कारण भी 0 होगा। लेकिन इसके कारण निकाल सकते हैं, सर्कुलर के कारण, और कहाँ पे निकल रहा है वो सेंटर पे, तो सेंटर पे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सेंटर पे कैसे निकालें, सेंटर पे एंगल क्या है बताओ, एंगल आधा हो गया ना, तो पाई एंगल हो गया थीटा बाई 2 पाई, थीटा बाई 2 पाई इंटू म्यू नॉट आई, अच्छा आई इसमें लिखा नहीं मैंने, आई लिख लो, म्यू नॉट आई बाई 2R, ये इसकी रेडियस गिवन, ठीक है। तो दिस इज योर बी नेट। तो देख क्या दिख रहा है यहाँ से, ये कैंसिल होकर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो म्यू नॉट आई बाई 4R आता है, ठीक है, एक ही टर्न है इसमें। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, कर्ल करो अंदर की ओर, तो अंदर कैसे दिखाते हैं, क्रॉस, तो क्रॉस हो गया ये भी, क्लियर। अब यहां लगाओ, यहां पे फिर से सेंटर पे ही निकालना है, सेंटर पे यहाँ क्वेश्चन गिवन है, सेंटर पे। अब देखो ये 1 के कारण 0 नहीं होगा, ना ही 2 के कारण 0 होगा, और 3 के कारण तो खैर होगा ही नहीं, सेंटर पे है, तो तीनों के कारण आएगा मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे निकालेंगे देखो, बी नेट, पहले 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करते हैं, तो ये वन ऑफ द एंड वाला लगाओगे फॉर्मूला, तो एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल 0 डिग्री वाला, आ रहा है समझ। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर, 2 के कारण थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर अंदर, तो दोनों के कारण अंदर हो गया, तो ऐड हो जाएगा। अब इसके कारण अब फिंगर को कर्ल करना है और थंब डायरेक्शन देगा, तो फिंगर कर्ल करो थंब अंदर, तो तीनों के कारण अंदर ही आ रहा है, तो तीनों के मैग्नेटिक फील्ड जोड़ देंगे बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो B1 अंदर की ओर, B2 अंदर की ओर, B3 अंदर की ओर, तो वेक्टर तरीके से जुड़ रहा है, क्या। चलो तो 1 के कारण क्या लिखोगे, अब 1 और 2 की मैग्नीट्यूड सेम ही होगी, देखो ध्यान से, यहां से यहां का डिस्टेंस R है, ये भी R है, और खैर इनका रेडियस तो R था ही, तो ये एंगल 90 डिग्री और 0 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री और 0 डिग्री, तो दोनों सेम ही हो गए, सेम हो गया, तो 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाई क्या होगा बोलो, 4 पाई R, 4 पाई R इंटू साइन 90 और एक साइन 0, तो 4R ही रह गया, प्लस B3 के कारण क्या होगा देखो, यही वाला होगा ना, हाफ होगा, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, म्यू नॉट आई बाई 4, ठीक है, सबको जोड़ देना, यही आ जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो इस बार जेईई मेंस में आया था, ठीक है, उसको ट्राई करो और देखते हैं कैसे कंसेप्ट को उसमें रिलेट किया गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है जनवरी जेईई मेन वाले, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें दो कंप्लीट लूप है एक, और 2 सेमी इनफाइनाइट वायर्स है, उनके कारण आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस जगह, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर लो 3 में, 1
2 3, 3 अलग अलग में डिवाइड कर दो। अब बी नेट कैसे निकालेंगे? बी नेट देखो, तो बी नेट इज B1 प्लस B2 प्लस B3, लेकिन ये होते हैं वेक्टर्स, तो डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। तो 1 के कारण यहाँ पे डायरेक्शन देखो, तो 1 के कारण करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर जा रहा है अंदर, तो अंदर आ रहा है, 1 के कारण अंदर, अंदर को कैसे दिखाएंगे? क्रॉस। अब 2 के कारण, 2 के कारण बाहर, बाहर आ रहा है देखो, तो 2 के कारण डॉट, और 3 के कारण, 3 के कारण करंट ऐसे जा रहा है, थंब बाहर, तो ये भी बाहर। तो इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, ठीक है, ऐसे करें। अब मैग्नीट्यूड की बारी, 1, 1 के कारण देखो, देखो ध्यान से, ये इस जगह पे है, इस जगह पे, तो जब आप इंटीग्रेशन वाला याद करो, मैंने आपको बताया था कि सेमी इनफाइनाइट वाला जो मैंने डिराइव करके दिखाया था आपको यहाँ पर, तो जब आप इस तरह से डिराइव करते हो तो इधर अल्फा, इधर बीटा, तो इसको माइनस बीटा लिमिट में रखा था और प्लस अल्फा लिमिट में रखा था, तो साइन के अंदर एक माइनस आता है तो उसको प्लस बना देता था, तो साइन बीटा प्लस भी होता था और साइन अल्फा भी प्लस में होता था। कब? जब दोनों सेंस ऑपोजिट हो। फिर मैंने बताया था कि इसके नीचे अगर रखोगे तो देखो ध्यान से, दोनों सेंस सेम ही आ रहा है, इधर और इधर दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो अब अल्फा प्लस है, बीटा भी प्लस है, तो जब लिमिट में रखोगे तो वो माइनस रहेगा, माइनस साइन बीटा और इधर साइन अल्फा, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर में लिख रहा हूँ इसको, लिमिट नहीं दिख, याद आ रहा है वो डेरिवेशन, इसी पे यहाँ पे आपको देखना था। तो देखो इसके कारण पहला एंगल 90 डिग्री है क्योंकि इनफाइनाइट है, और दूसरा एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, दूसरा एंगल 45 डिग्री है। तो इसको कैसे लिखोगे? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, डिस्टेंस क्या लोगे? आर, आर ही होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हमेशा यहाँ से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेडियस, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, एंगल, पहला एंगल साइन 90 और दूसरा एंगल माइनस के साथ लगाएंगे, माइनस साइन 45, क्योंकि इससे 45 डिग्री बन रहा है, देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन ये क्रॉस है, तो क्रॉस है तो इसके साथ आपको क्या करना है? एक माइनस लगा देना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इन दोनों को प्लस मान लिया है, तो ये माइनस हो गया, प्लस। अब उसके कारण लिखो, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। अब देखो इसके लिए भी वही काम करना है आपको, देख रहे हो, दोनों का सेंस सेम ही है, सेम सेंस में है, देखो जरा ध्यान से, नहीं सेम सेंस में नहीं है, ये ऑपोजिट है, ये इधर 45 है और इधर 90 है, ऑपोजिट है, इसका मतलब प्लस वाला लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला एंगल साइन 45 और दूसरा एंगल साइन 90, ये होगा, ठीक है, प्लस। अब इस 3 के कारण सेंटर पे निकालना बिल्कुल आसान, क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ये हो गया। तो इनको जोड़ रहे हैं और इनको घटा रहे हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। चलो अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू नॉट आई बाई आर, म्यू नॉट आई बाई आर, म्यू नॉट आई बाई आर कॉमन है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो मैं पाई को भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर को कॉमन ले लिया, तो ये माइनस चल जाएगा अंदर, तो अंदर जाकर क्या बन गया? -1 अंदर गया, फिर अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? +1/√2। इसमें से तो ऐसे ही ले लोगे कॉमन, तो +1/√2 +1। अब इसमें कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट आई बाई आर कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ठीक है। 4 ले लिया आपने कॉमन, लेकिन था वहाँ 2 वहाँ कॉमन था, तो इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आपने 4 पाई कॉमन निकाला, तो कॉमन का मतलब डिवाइड का मतलब वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2 पाई।
आया समझ? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या ये आता है? चेक करो। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये कैंसिल होके 2 बन जाएगा। आ गया आंसर। तो यहाँ पे 2 पाई आ गया, इससे मैंने कॉमन निकाला ये, तो ये आ गया 2 पाई। अब देखिए जाए, ये कट गया, इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ भी 2 होगा, तो 2 को कौन लेकर बाहर निकाल दो। बहुत ही बढ़िया नंबर हो गया ये तो 2 बाई रूट 2 प्लस 2 पाई, ये आ रहा है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। ठीक, अब इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? माय फाइनल आंसर इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर 1 बाई रूट 2 प्लस पाई, ये ऑप्शन होगा। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा अगर मैं पूछ लेता ऐसी, तो प्लस किधर लिया गया है? डॉट को, तो डॉट इज माई आंसर। ठीक है ना, मैंने प्लस डॉट को लिया। तो ऐसे करते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है, कोई खास डिफिकल्टी होता नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना होता है और मैग्नीट्यूड। ठीक, इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ी देर में। तो आगे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे सोलेनॉइड के कारण। सोलेनॉइड क्या होता है पहले वो समझते हैं। सोलेनॉइड एक ऐसी वाइंडिंग है, सोलेनॉइड जो वेरी क्लोजली उनकी वाइंडिंग की जाती है और उसकी जो लेंथ है, वाइंडिंग के बाद जो लेंथ है वो डायमीटर के कंपेरेबल बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको बोलेंगे सोलेनॉइड। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड आर क्लोज वाइंडिंग्स ऑफ कंडक्टिंग वायर, कॉपर के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनकी जो डायमीटर है वो लेंथ के मुकाबले बहुत छोटी होगी। डायमीटर बहुत छोटी है और लेंथ बहुत लंबी होगी। ठीक है, उसको बोलेंगे सोलेनॉइड। तो अगर उसमें करंट पास कर दिया जाए, करंट, तो करंट इसमें ऐसे घूमता हुआ जाएगा, तो उससे कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो आपको पता करना है। तो देखो ये करंट है, तो इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कई सारे सर्कुलर लूप से बना हुआ है। ठीक, तो इसके कारण देखो करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मैंने कैसे दिखाया था आपको कि इस जगह पे ऐसे होगा, ऐसे बाहर निकलता हुआ, ये अंदर जाता हुआ, और इस पे कैसा होगा, इस पे भी इस तरह से होगा। ठीक है, याद करो पीछे मैंने पैटर्न बना के दिखाया था सर्कुलर वाला। नीचे कैसा होगा? नीचे ऐसा होगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी इस तरह से ही अंदर गया और ऐसे बाहर आ रहा होगा। ठीक है, यूं ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। और क्योंकि ये लूप है, एक सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर के अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो कैसा होगा? ऐसे बिल्कुल यूनिफॉर्म, ऐसे स्ट्रेट में अंदर में। याद आ रहा? एक्सिस पे कैसे निकाला था, बिल्कुल स्ट्रेट आया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हो रहा है। अब इसे कंक्लूजन देखो क्या क्या निकलता है। तो कंक्लूजन नंबर वन इज, आउटसाइड में देखो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इस तरह से है कि ये अपोजिट हो रहे हैं, यहाँ पे देखो अपोजिट हो रहे हैं, तो ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को, ये कैंसिल कर जाते हैं। तो बाहर में इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न नहीं मिलेगा, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है ना, आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। और अंदर में देखो, अंदर में यूनिफॉर्म ही यूनिफॉर्म है ना, ये वाला और इसको स्ट्रेंथन कर रहा होगा ऐसे यू। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है सोलेनॉइड के अंदर। तो आइडियल सोलेनॉइड हमारे लिए क्या होगा? लेंथ जो है, लेंथ वो रेडियस के मुकाबले बहुत ज्यादा हो, वाइंडिंग्स टाइट होनी चाहिए, एंड फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कहीं भी चले जाओ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह उतना ही रहेगा। और आउटसाइड इज 0। ठीक है, जस्ट आउटसाइड की बात हो रही है, पर आइडियली आप इसके बाहर इतने दूर में भी 0 मान सकते हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं तो दूर जा रहा होगा ना, ऐसे ये बहुत दूर जा रहा होगा, तो हो सकता है उधर जाकर कुछ वैल्यू मिले, पर उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ना के बराबर होगी। तो आइडियली क्या ट्रीट करेंगे? आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ओके, तो अंदर में यूनिफॉर्म है, तो है कितना उसको डिराइव कर लेते हैं। ठीक है ना, तो डेरिवेशन सुनो कैसे शुरू करूंगा मैं। ये सोलेनॉइड को मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शनली कट कर दिया, ऐसे बीचों बीच,
तो जब आप कट करोगे, इमेजिन करो ऐसे पाइप है, उसको आपने कट कर दिया तो वो ऐसा हो गया आधा, तो आधा हो गया। तो सोचो इधर ध्यान से, करंट इसमें जा रहा है ऐसे अंदर और इधर से बाहर आ रहा है ना, ये अंदर जा रहा है और ये बाहर आ रहा है। तो जब इसको कट कर दोगे तो इधर करंट की डायरेक्शन आपको अंदर ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा ऐसे, और इधर से लौट कर बाहर आ रहा होगा। तो ये करंट की डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है, ये डॉट, ये क्रॉस। अच्छा, इसके डेरिवेशन के लिए मैं चेंज कर लेता हूं, थोड़ा इधर ले लेता हूं, इधर कोई खास दिक्कत होगा नहीं, और डेरिवेशन के कन्वीनियंस के लिए मैं कर रहा हूं ये काम। ये करंट ऐसे मान लेता हूं कि उल्टा उल्टा बह रहा है, ठीक है, ये ऐसे, मतलब ऐसे करंट निकल के अंदर जा रहा है, निकल के ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है। अब इसके कारण आपको निकालना है अंदर में कहीं पर भी, तो मैं ले लेता हूं ऐसे एक्सिस पे एक पॉइंट, एक्सिस पे ले लेता हूं, ठीक। अब इसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे निकालना है, इनके कारण। तो यहां पर अगर आप y डिस्टेंस पे जाकर एक dy थिकनेस कट करो, dy को कट करो, ये dy, इसको कट कर दो, तो ये कैसा एलिमेंट बनेगा ये सोचो, थोड़ा सोचो। ये सर्कुलर है और आप यहां से y जाकर dy कैसे थिकनेस काट के बाहर निकाले, तो वो रिंग ही तो बनेगी, एक सर्कुलर रिंग बनेगी। तो ये सर्कुलर रिंग है ये, ठीक। तो इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, इसको आप डिफाइन करते हैं। तो dy लेंथ पे कितने टर्न्स होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये रिंग शेप की हो गई, कैसी हो गई, रिंग शेप की। तो रिंग शेप के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो करंट की डायरेक्शन कैसे है, ये अंदर है डॉट और क्रॉस से बाहर आ रहा है ऐसे, तो ये करंट की डायरेक्शन है। तो इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इसको dB लिख देता हूं, ठीक है जी। ये है y और ये है a, क्यों, क्योंकि रेडियस इसकी a ले रखा है ना, आ रहा है समझ। अब बताओ, ये एक रिंग है, क्या है, ये रिंग है, रिंग के एक्सिस पे y डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू रेडियस r की जगह a है, तो करंट की मैग्नीट्यूड वही रहेगी, करंट जो यहाँ एंटर हुआ वही यहाँ फ्लो कर रहा है, वही यहाँ फ्लो कर रहा है, वही यहाँ फ्लो कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स वो डिफरेंट होंगे। तो आप कैसे लिखोगे इसको, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। अब नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गया, एन डी वाई, तो एन डी वाई को रख दो यहाँ पे। अब जब इसको इंटीग्रेट करना चाहोगे तो मैं इसको एंगल के टर्म में चेंज करता हूँ, ठीक है, एंगल के टर्म में। तो यहां से थीटा एंगल ले लेता हूं मैं, ये है थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका tan थीटा क्या होगा, y बाई ए, तो y क्या हो गया, a tan थीटा, तो y इक्वल्स टू a tan थीटा, ठीक है। अच्छा, अब y को रिप्लेस करना है a tan थीटा से, dy को इसको डिफरेंशिएट कर दो, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे लिखोगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बना, sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा को 3/2 से अगर सॉल्व करोगे तो sec क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन रहा है, sec स्क्वायर, है ना, तो नीचे क्यूब ऊपर स्क्वायर, तो 1/sec हो जाएगा, 1/sec क्या बन जाएगा, cos थीटा। खुद से करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो, क्योंकि ये फाइनाइट लिया गया है, फाइनाइट, तो ये थीटा इस तरह से, ठीक है, ऐसे मैंने सेंस लिया है। तो ये वाला एंड अगर कनेक्ट करोगे तो ये एंगल अल्फा बनेगा, मान लेते हैं अल्फा बन रहा है, और ये वाला एंड अगर कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये फाइनाइट है तो मान लेते हैं कि ये बीटा बन रहा है।
तो जब आप लिमिट रखोगे तो आपने एलिमेंट जिस डायरेक्शन में लिया उधर अल्फा है और अपोजिट डायरेक्शन में बीटा है, तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा लेके जाना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो वैसा ही इंटीग्रेशन हो रहा है जैसे पहले किए थे, है ना। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सोलेनोइड, ठीक। देखो ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, अगर आपका सोलेनोइड फिक्स है तो केवल एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ से कितना एंगल बन रहा है, वहाँ पे कितना बन रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गई। लेकिन अगर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट होगी तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगा 90, बीटा की वैल्यू 90। तो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड अल्फा बीटा बराबर हो गया और आंसर आ गया म्यू नॉट एन आई। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सारा का सारा इधर ही आ रहा है तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो देयरफॉर दिस बिकम्स यूनिफॉर्म। अब ये किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, एंगल पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये इनफाइनाइट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये था आपका सोलेनोइड का ये है रिजल्ट, ये है फील्ड पैटर्न, ये इसके बारे में जानकारी है, ठीक। तो कॉपी करो। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।